बच्चों, आज हम लोग कृषि के क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी की मदद से क्या नई प्रगति हुई है, क्या उन्नति हुई है, इसके संदर्भ में समझेंगे। जैसा कि तुम सभी जानते हो कि भारत जनसंख्या के हिसाब से विश्व का दूसरा देश है, अर्थात हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है और हमारी समस्त जनसंख्या को भरपेट भोजन मिल सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि हमें कृषि से अधिक मात्रा में उपज प्राप्त हो। और अधिक मात्रा में यह उपज प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि हम कृषि में विज्ञान और तकनीकी की मदद लें। विज्ञान की मदद से जो आधुनिक खोजें हुई हैं, जिनका हम कृषि में उपयोग कर सकते हैं, उनका प्रयोग करके हम कृषि की उपज को बढ़ा सकते हैं। ये आधुनिक खोजें उपकरणों के रूप में भी हुई हैं, उन्नतशील बीजों के रूप में भी हुई हैं, उर्वरक के रूप में भी हुई हैं और पर्याप्त सिंचाई के साधनों के रूप में हुई हैं। इन्हीं सब साधनों का, उपकरणों का, बीजों का, खादों का प्रयोग करके हमने जो कृषि में उपज में वृद्धि प्राप्त की है, इसे हरित क्रांति कहते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन कहे जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे देश में पीली क्रांति, भूरी क्रांति और भी कई क्रांतियाँ हुई हैं। पीली क्रांति का अर्थ होता है तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि। तिलहन तो तुम जानते ही हो कि वे पौधे जिनसे तेल प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत मुख्यतया सूरजमुखी, तिल, सरसों, मूंगफली आदि पाए जाते हैं। इनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पीली क्रांति हुई। और भूरी क्रांति उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और हम उन्नति कर सकें, अपनी पूरी जनसंख्या को भरपेट भोजन करा सकें, इसके लिए आवश्यक है कि हम कृषि क्षेत्र की अपनी क्षमता का अत्यधिक दोहन करें। इसके साथ साथ हम पैदावार के लिए अब हरी खाद के प्रयोग पर विशेष बल देते हैं, क्योंकि हरी खाद पौधों को पोषण तो देती ही है, साथ ही साथ मिट्टी के पोषक तत्वों को भी समाप्त नहीं करती है, बल्कि उनमें वृद्धि करती है। हरी खाद कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनमें अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं और उन्हें हम मिट्टी में हरे ही मिला देते हैं, बिना सड़ी गली अवस्था में पोषक तत्वों के साथ मिल जाती हैं, जिससे जब इसके बाद जो पौधे लगाए जाते हैं उन्हें अच्छा पोषण मिलता है और साथ ही साथ मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहती है और साथ ही साथ ये किसी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं करती हैं। आधुनिक कृषि में जैव पीड़क कीट नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। जैव पीड़क कीट नियंत्रण विधि को तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे बकरी खाती है घास और बकरी को शेर खाता है, इसी प्रकार से कुछ पौधों पर कुछ विशेष प्रकार के कीड़े लगते हैं और उन्हें कुछ विशेष प्रकार के कीड़े खाते हैं, जो पौधे तो नहीं खाते हैं लेकिन उन कीड़ों को खाते हैं जो पौधों को खाते हैं। तो अगर उस प्रकार के कीड़ों का हम प्रयोग करें जो कि पौधे खाने वाले कीड़ों को खाते हैं, तो हमारे पौधों की रक्षा हो जाएगी। और इस प्रक्रिया में हम किसी प्रकार के रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिस कारण इसका कोई दुष्प्रभाव हमें नहीं झेलना पड़ेगा। इसी प्रकार नाइट्रीकरण निरोधक विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों द्वारा मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होने से रोका जाता है। कृषि में सिंचाई भी एक बहुत आवश्यक घटक है, लेकिन साथ ही साथ हमें जल बचाने की ओर भी ध्यान देना है। और अगर हम इस प्रकार से सिंचाई करें जिससे कि कम पानी में अधिक से अधिक हमें उपज प्राप्त हो, तो हमारी लागत भी कम लगेगी। जैसे हम अगर छिड़काव तंत्र विधि का प्रयोग करते हैं, इसमें बारिश के समान पानी नियंत्रित तरीके से हम गिराते हैं। बारिश के समान फुहारें गिरती हैं और इसको हम नियंत्रित तरीके से गिराते हैं, तो इससे हमारी लागत भी कम हो जाती है और सभी पौधों को पर्याप्त पानी भी मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमारा फसल उन्नत हो जाती है। इसी तरीके से ड्रिप तंत्र विधि का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक आधुनिक सिंचाई यंत्र है, जिससे पौधे के जड़ के आसपास पानी दिया जाता है। सामान्यतः बस ऐसे पूरे खेत में पानी दे दिया जाता है, तो उससे बहुत सारा पानी वाष्पीकरण होकर के भी पर्यावरण में चला जाता है। अगर हम सीधे पौधों के जड़ के पास पानी देंगे तो पौधों को पर्याप्त पानी भी मिल जाएगा और हमें कम पानी देने से लागत भी हमारी कम आएगी। ड्रिप तंत्र विधि को टपक सिंचाई विधि या बूंद बूंद सिंचाई विधि भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि विज्ञान एवं तकनीकी की मदद से कृषि के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति हुई है। परिवहन के क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी ने क्या योगदान दिया है? परिवहन का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी साधन की मदद लेना। विज्ञान की मदद के कारण पहले जो यात्रा बहुत समय में पूरी होती थी, वो अब काफ़ी कम समय में पूरी हो जाती है।
और परिवहन के लिए हम रेल, सड़क, जल और वायु हर एक माध्यम को इस्तेमाल करते हैं। परिवहन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी के अंतर्गत मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन, ई रिक्शा, सीएनजी वाहन इत्यादि आते हैं। मेट्रो ट्रेन, जिसका कि नाम मास रैपिड ट्रांजिट है, लेकिन बोलचाल की भाषा में उसे हम मेट्रो कहते हैं। ये बहुत तेज़ स्पीड में चलती हैं, जिस कारण ये अपने गंतव्य स्थान तक काफ़ी जल्दी पहुंच जाती हैं। साथ ही ये किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं करती हैं और ये सस्ती भी पड़ती हैं। बुलेट ट्रेन वो ट्रेन होती है जो बहुत ही तेज़ चलती है। इसके लिए ही जो ख़ास तौर पर पथ बनाए गए हैं उन पर ये 250 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा तेज़ की रफ्तार से चल सकती है। मोनोरेल वो ट्रेन होती है जो सिंगल पहिए पर चलती है। और ई रिक्शा को हम इलेक्ट्रिक रिक्शा कहते हैं। ये बैटरी की मदद से चलता है और इससे भी पॉल्यूशन ना के बराबर होता है। साथ ही यह एक रिप्लेसमेंट है। इसने डीजल और पेट्रोल से चलने वाले परिवहन के साथ ऑटो या टेम्पो और जो आदमी खींच के रिक्शा चलाते थे उसको प्रतिस्थापित कर दिया है, जिस कारण से एक तो पॉल्यूशन कम हो रहा है, मानव श्रम से भी बचा जा रहा है। तो इस प्रकार से इसने परिवहन को भी आसान किया है, साथ ही साथ पॉल्यूशन को भी ये कम करता है और मानव श्रम के दिशा में भी इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ साथ सीएनजी वाहन है। सीएनजी का अर्थ होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी से चलने वाले वाहन भी बहुत कम पॉल्यूशन करते हैं, इस कारण इनका भी उपयोग करने पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि विनिर्माण के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी की मदद से क्या उन्नति हुई है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विनिर्माण क्या है। जब किसी कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर दिया जाता है तो इसे विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण के अंतर्गत हाथ से बनाई हुई चीज़ें भी आ सकती हैं, जैसे मिट्टी से अगर हम घड़ा बना रहे हैं, या उच्च तकनीक से बनने वाली बहुत सी चीज़ें भी आ सकती हैं, जैसे कि अगर हम स्टेनलेस स्टील से बर्तन बना रहे हैं। लेकिन जब हम इसका उपयोग औद्योगिक रूप से करते हैं, जिसमें कि बहुत बड़े पैमाने पर कच्चे माल से बहुत सारा उत्पाद तैयार किया जा रहा है, तो इसे हम विनिर्माण कहते हैं। हालांकि अगर हम हाथ से करते हैं तो उसे भी हम विनिर्माण कह सकते हैं। विनिर्माण के क्षेत्र में बहुत सारे रोजगार का सृजन हुआ है और इसने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, साथ ही साथ हमारे लिए चीज़ों को सस्ता और सुलभ बनाया है। इसके विकास से हमारे प्राकृतिक और कृषि संसाधन का भी मूल्य बढ़ गया है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय विनिर्माण और निवेश क्षेत्रों की स्थापना, व्यापार के नियमों को आसान बनाना और बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना, प्रौद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय बढ़ाना और विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में अंशधारिता पूंजी लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देना शामिल है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के अंतर्गत विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए व्यापार के नियमों को आसान बनाया जाता है। जो कोई कंपनियां घाटे में चल रही हैं उनको बंद करने की व्यवस्था को आसान बनाया जाता है। लोगों को औद्योगिक प्रशिक्षण देने के पे बल दिया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज़गार भी प्राप्त कर सकें और जब उनके अंदर कौशल होगा तो वो अच्छा कार्य करके देश की उन्नति में भी सहायक हो सकेंगे, तभी तो वो प्रोडक्शन कर पाएंगे। साथ ही साथ जो कंपनियां होती हैं उनमें अब लोग पैसे डालने को भी सहज बनाना और लोगों को प्रोत्साहित करना भी शामिल है। अब हम उद्योग के क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी की मदद से क्या प्रगति हुई है यह देखेंगे। पहले हमारे देश में उद्योग धंधे बहुत कम थे, किंतु आज हमारे देश में बहुत सारे उद्योग धंधे हो गए हैं और हमारा देश इस क्षेत्र में बहुत तरक्की कर रहा है। इसमें विज्ञान ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इस कारण से हमें सामान सस्ते दामों पर और पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे, जिससे हमारे देश के लोगों का रहन सहन का स्तर उच्च हो गया है। हमारे देश में आज के समय में प्रमुख उद्योग हैं खनन उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कपड़ा उद्योग, रत्न एवं आभूषण उद्योग, चीनी उद्योग। एल्यूमीनियम उद्योग के कुछ प्रमुख कारखाने बाल्को, हिंडाल्को और नाल्को हैं। ओएनजीसी और ऑयल पेट्रोलियम उद्योग के कारखाने हैं।
यूपी में एक मथुरा शहर है जहाँ मथुरा रिफाइनरी है। उद्योग के क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने के लिए मेक इन इंडिया योजना को शुरू किया गया है। मेक इन इंडिया अर्थात चीज़ों को भारत में ही बनाया जाए। इसके लिए विदेश से कई निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। अर्थात विदेश में जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यवसाय करते हैं, उन लोगों को भारत में पैसा लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि जब पैसा होगा तभी तो हम और अच्छे से उद्योग कर सकेंगे और टेक्नोलॉजी ले सकेंगे। अभी तो तुम लोग सुन ही रहे होगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि लोकल के लिए वोकल बनना है। अर्थात हमें अपने भारत में बने हुए पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और इन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू कंपनियों के साथ ही बहुउद्देशीय कंपनियों के साथ साथ अवसर देने का लगातार प्रयास सरकार भी कर रही है। आओ बच्चों, अब हम लोग ऊर्जा के क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी की मदद से क्या प्रगति हुई है इसे समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऊर्जा क्या है। किसी भी वस्तु के कार्य कर सकने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं? ऊर्जा के स्रोत वे होते हैं जो किसी और वस्तु को कार्य करने की ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा तथा नवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके नाम से ही पता चलता है कि अनवीकरणीय मतलब एक बार समाप्त हो जाने के बाद ये दोबारा हमें नहीं मिल सकता है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है ये हम देखते हैं। इसके अंतर्गत पेट्रोल, कोयला, केरोसिन ऑयल या जो रसोई गैस हम इस्तेमाल करते हैं, ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इनकी सीमित मात्रा है। ये तो तुम्हें बता ही चुके हैं कि ये चीज़ें कैसे बनती हैं। तो इनकी एक फिक्स मात्रा है कि ये इतना ही है और इसको हम जितना प्रयोग करते रहेंगे तो ये अपने भंडार में से उतना उतना कम होता रहेगा और एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये समाप्त हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? ऐसी ही स्थिति से बचने के लिए हम नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग पर बल देते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? नवीकरणीय ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो कि निरंतर नई नई बनती रहती है, जो समाप्त नहीं होती है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत है पवन, सूर्य, पृथ्वी, वन, जल और जीव जगत। नवीकरणीय ऊर्जा को हम अक्षय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद इनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है। इनको लगातार हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, हम अनवीकरणीय ऊर्जा को ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जिस कारण वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। और ऐसा ना हो इसके लिए आवश्यक है कि हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। साथ ही अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ एक समस्या ये भी है कि वे बहुत ज़्यादा पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रदूषण करते हैं। और इसके विपरीत नवीकरणीय ऊर्जा कोई पर्यावरणीय क्षति या कोई ग्लोबल वार्मिंग या कोई प्रदूषण नहीं करते हैं। इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने की आवश्यकता है और इसके लिए ही इसे ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में भी सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे कम प्रदूषणकारी है। इसी क्रम में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ही जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना को सन 2009 में शुरू किया गया और 2022 तक सौर बिजली की क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि करने की योजना रखी गई है। इस मिशन का उद्देश्य है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना। अब हम लोग व्यापार और वाणिज्य में विज्ञान का क्या योगदान है यह देखते हैं। व्यापार का अर्थ होता है चीज़ों को खरीदना और बेचना, और ऐसा हम करते क्यों हैं? धन प्राप्ति के लिए। अर्थात धन प्राप्ति के लिए चीज़ों को खरीदना या बेचना व्यापार कहलाता है। मानव सभ्यता के शुरुआती दिनों में व्यापार का ये रूप चलन में था कि एक सामान हम लेंगे, मेरे पास ये सामान बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मेरे पास बहुत सारा गेहूँ है और मुझे कपड़ा लेना है तो मैं जाके कपड़ा लूँगी, बदले में गेहूँ दे दूँगी। इसी प्रकार जिसके पास कपड़ा बहुत ज़्यादा है, सोना खरीदना है, तो वो सोने वाले के यहाँ जाएगा और कपड़े दे देगा और सोना लेगा। तो इस प्रकार से चीज़ों का आदान प्रदान करके व्यापार किया जाता था, लेकिन ये एक बहुत कठिन प्रक्रिया थी। धीरे धीरे इसके बदले धातु के सिक्के,
आए, उसके बाद मुद्रा का चलन शुरू हुआ। तो मुद्रा का जब से चलन शुरू हो गया तब से व्यापार में बहुत आसानी हो गई। और आज के समय में तो हम मुद्रा के बदले क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। हाथ से पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, सीधे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। ई व्यापार या ई वाणिज्य के अंतर्गत इंटरनेट के माध्यम से व्यापार किया जाता है, अर्थात ग्राहक अपने घर से ही इंटरनेट के माध्यम से सामान का ऑर्डर दे देता है, बिलों का, पैसे का भुगतान कर देता है और सामान सीधे उसके घर पहुंच जाता है। तो इसे हम ई वाणिज्य या ई व्यापार कहते हैं। साथ ही उत्पादों का प्रचार प्रसार भी इंटरनेट के माध्यम से ही किया जाता है। ई वाणिज्य में मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इंटरनेट विपणन, ऑनलाइन लेन देन प्रसंस्करण, सूची प्रबंधन प्रणाली और भी बहुत सी प्रौद्योगिक सेवाएं शामिल हैं। आज तो आम जनजीवन में ई व्यापार काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहा है, और इसका उदाहरण फ्लिपकार्ट और अमेजन आदि ई कॉमर्स कंपनियां हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि ई गवर्नेंस के क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी की मदद से क्या उन्नति हुई है। भारत सरकार ने 18 मई सन 2006 को राष्ट्रीय ई शासन नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP की शुरुआत की। इसके अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को सभी सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराना उद्देश्य है। इंटरनेट अब इतना सुलभ हो चुका है और ये हमारे कार्य इतने आसानी से करा देता है कि इसके बिना अब रहने की कल्पना करना भी मुश्किल है। इंटरनेट के माध्यम से आम आदमी भी सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। इसके अंतर्गत सभी शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन ही उपलब्ध होती हैं और यह अच्छे शासन का एक प्रतिरूप बनता जा रहा है। ई शासन के उपयोग से शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेह बनती जा रही है। मतलब अब किसी के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं किसी कार्य के लिए, तुम इंटरनेट से ही सब कुछ चेक कर सकते हो। शासन सभी संबंधित सूचनाओं को इंटरनेट पर उपलब्ध करा देती है, जो कि इसको कोई भी आम आदमी देख सकता है। विद्यालय में एडमिशन लेना हो या बिल भरना हो या आय प्रमाण पत्र बनवाना हो या जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, ये सभी सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से आसानी से ली जा सकती हैं और साथ साथ ये सुविधाएं अब हिंदी में भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग आम नागरिकों को, व्यापारियों को और सरकारी संगठनों को, बल्कि ये कहा जाए कि समाज के हर वर्ग को सूचना और प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। पूरे भारत में साझा सेवा केंद्र CAC स्थापित किया गया है। ये आम आदमी को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाता है।